नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात होगी मतदाता सत्यापन और फर्जी वोटर की। बिहार विधानसभा चुनाव दरवाजे पर खड़ा है और इस समय जो मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है वो फर्जी वोटर्स का है और यही वजह है कि निर्वाचन आयोग फर्जी वोटर की पहचान के लिए मतदाता पुनरीक्षण का काम कर रहा है, जिसमें ये जानकारी सामने आई कि लाखों की संख्या में बिहार में ऐसे वोटर हैं जो बांग्लादेश और नेपाल से आते हैं, जो न सिर्फ अवैध घुसपैठ कर रहे हैं बिहार में, बल्कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड तक भी बनवा लिए हैं। ज्यादा शिकायत सीमांचल के जिलों से आ रही है। किशनगंज के बाद अब पूर्णिया में जब न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की है तो फर्जी आधार के साथ ही कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अवैध घुसपैठियों को लेकर ऐसी जानकारी मिली जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोपहर विशेष में सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, फर्जी वोटर का आधार। सीमांचल में फर्जी वोटरों का खुलासा, लाखों की संख्या में अवैध घुसपैठियों की आशंका। फर्जी वोटर नहीं बता पा रहे अपने पूर्वजों के नाम। बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग फर्जी वोटरों की पहचान करने के लिए वोटर पुनरीक्षण का काम कर रहा है ताकि निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव हो सके। मतदाता पुनरीक्षण से फर्जी वोटरों का खुलासा होगा। कौन स्थायी निवासी है, कौन बाहरी, इसका पता चल जाएगा। बिहार के सीमांचल इलाके में अवैध घुसपैठ की बात हमेशा से सामने आती रही है। जिस तरीके से यहाँ पर विशेष समुदाय की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, वो कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में घुसपैठिए रह रहे हैं और इसी को लेकर अब बड़ी संख्या में लोग अपना पहचान पत्र बनवाने में लगे हुए हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है पूर्णिया के श्री नायक कैंपस स्थित आधार सेंटर, जो कि बिहार का चौथा सबसे बड़ा आधार सेंटर है, जहां न सिर्फ पूर्णिया बल्कि दूसरे जिलों से भी लोग आकर आधार कार्ड बनवाते हैं। इन दिनों बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। ऐसे में पूर्णिया प्रमंडल यानी सीमांचल से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड बना हुआ है। इस आधार केंद्र पर अक्सर भीड़ देखी जाती है, लेकिन जब से मतदाता पुनरीक्षण शुरू हुआ है तब से एक विशेष समुदाय के लोगों की भीड़ इस सेंटर पर काफी बढ़ गई है। क्या पूर्णिया में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है? अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है? और इसको लेकर जब हमने श्री नायक कैंपस के मालिक और समाज सेवक पंकज नायक से बात की तो उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए। बांग्लादेश बनने के बाद जो ये सीमांचल का क्षेत्र है, यहाँ पर उस पार में रहने वाले और इस पार में रहने वाले जो लोग इधर आ गए या बांग्लादेश में हैं, इनके रिश्तेदार इस पार उस पार में हैं। चूँकि यहाँ पर कमाई और बाकी चीज़ों का आसानी है, सुविधा है और बाकी चीज़ भी आसानी से हो जाता ब्लॉक स्तर पर, तो लोग कहीं ना कहीं पलायन करके बांग्लादेश से चोरी छिपे इस तरफ आते ज़रूर हैं। जो 2003 के बाद का बात था कि माँ बाप का भी लेना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जो चुनाव आयोग ने किया है। अगर इसको ठीक से किया जाए तो काफ़ी फिल्टर होकर ऐसी चीज़ें आएंगी। जो 71 के पहले के हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 71 के बाद भी लोग आ रहे हैं तो उससे अगर माँ बाप का प्रूफ मांगा जा रहा है तो कहाँ से गलत है। अवैध घुसपैठी और बदलती हुई डेमोग्राफी के बीच आरोप ये लग रहा है कि सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर घुसपैठिए कैसे बिहार में दाखिल हो रहे हैं और उन्हें कौन रहने के लिए जगह दे रहा है। कैसे इन लोगों ने फर्जी पहचान पत्र बनवा लिए, कौन घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बना रहा है। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में घुसपैठिए रह रहे हैं, जो कि पैसों का लालच देकर पहले तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं और फिर उसी डॉक्यूमेंट के जरिए फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवा लेते हैं। कितने लोग यहाँ के स्थायी निवासी हैं और कब से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यही जानने न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण पूर्णिया के श्री नायक कैंपस पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने लोगों से ये सारे सवाल किए तो उनके पास
अपना नाम और वर्तमान पता बताने के अलावा कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि जब एक बुजुर्ग से पूछा गया कि वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ के मूल निवासी हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लीजिए। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मंसूर आलू। कहाँ से आए हैं आप? हम आए का दिल्ली से। तो कब से आप लोग वहाँ बसे हुए हैं, कितने सालों से? अभी हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। कहाँ से आप लोग पहले कहाँ थे, कहाँ के मूलवासी थे आप? हम लोग पहले के थे शाहपुर बंका, शाहपुर बंका। ये कहाँ है? अभी नहीं, पहले के मूलवासी आप कहाँ के थे? हमको पता नहीं है। समेला खातून, कहाँ से आए हैं आप लोग? सखुआगढ़ भुटतला से। अच्छा, क्या काम है? अपडेट कराना है आधार कार्ड अपडेट करवाना। जी। पूर्णिया के ही मुस्लिम बहुल चिमनी बाजार में मतदाता पुनरीक्षण का काम कर रहे बीएलओ संजीव कुमार ने ये बताया कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसकी वजह से कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने की संभावना है। एग्जैक्ट तो अभी नहीं पता चल रहा डाटा, लेकिन फिर भी जो सब आदमी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं या फिर जैसे जेन्युइन जो लग रहा है वो तो लगभग है ही सब। कुछ आदमी का कुछ जैसे कोई बाहर है, माइग्रेट कर गए हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, उसका पता नहीं चल पाता है एग्जैक्ट। उससे गार्जियन सब आते हैं लेकर के, तो उसका कुछ क्लियर नहीं पता चलता है। तो जो ये लोग यहाँ के मूल निवासी हैं? अभी तो यहीं का मूल निवासी कुछ % चल सकते हैं। वहीं विदेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड बनने को लेकर जब श्री नायक कैंपस स्थित आधार केंद्र के ऑपरेशन मैनेजर मोहम्मद जफरुद्दीन से सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी हैरान करने वाला था। 2017 से 2022 तक बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड बनता था, जिसकी वजह से कई लोगों ने एक से ज्यादा आधार कार्ड बनवा लिए। 2022 से नया आधार या अपडेट कराने के लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। आधार केंद्र के ऑपरेशन मैनेजर का तर्क काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि आधार कार्ड बनाने के लिए कम से कम फिंगरप्रिंट तो चाहिए ही। 2017 से पहले क्या था कि बिना डॉक्यूमेंट का आधार बनता था, जिसमें हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाते थे। एक लोग 2 आधार 3 आधार बनवा लेते थे। लेकिन 2022 के बाद जो है अब आधार में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो गया, जिसके कारण डॉक्यूमेंट से हम लोग वेरीफाई करके सही से आधार बना सकते हैं। और 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बीच जितने भी आधार बने हैं सारे बायोमेट्रिक अनिवार्य होते हैं। वो करवाना रेजिडेंट को ज़रूरी होता है, ताकि अगर उनके पास एक से ज़्यादा आधार हो तो फिर एक आधार वो कैंसिल हो जाएगा और जो मेन आधार है वो उनका चलता रहेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे बने फर्जी आधार कार्ड। 2017 से 2022 तक क्या बिन दस्तावेज के आधार कार्ड बन सकता था? क्या आधार कार्ड बनाने के लिए फिंगरप्रिंट नहीं लिए जा रहे थे? सवाल ये भी कि क्या 2017 से 2022 के बीच ही बड़ी संख्या में घुसपैठिए आए? ये तमाम बातें न सिर्फ बड़े सवाल करती है, बल्कि इसकी जांच के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं और दूर दूर से यहाँ पे आके आधार कार्ड बनवाते हैं। और जहाँ तक आधार कार्ड जनसंख्या से अधिक बनने का सवाल है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस इलाके में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र या अन्य डॉक्यूमेंट्स लोग बनवा लेते हैं और उसके बाद आधार कार्ड यहाँ पर आके बनवाते हैं, और जिस वजह से आधार कार्ड जनसंख्या से अधिक बन रहा है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पूरा होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जितने भी अवैध और फर्जी वोटर हैं उनके नाम काट दिए जाएंगे। अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की संख्या कितनी है ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन सीमांचल में फर्जी वोटर और अवैध घुसपैठियों को लेकर जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, वो न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि लोकतंत्र के चुनावी प्रक्रिया पर भी प्रभाव डाल सकता है, जिसे समय पर रोके जाने की जरूरत है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। देखिए, निर्वाचन आयोग जब से मतदाता पुनरीक्षण करवा रहा है, इसके बाद से ही फर्जी मतदाताओं की पोल खुल रही है और इनमें खलबली दिख रही है। खासकर ऐसे वोटर जो घुसपैठ के जरिए न सिर्फ बिहार में रहते हैं बल्कि यहां की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा भी लेते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा घुसपैठ सीमांचल के इलाके में देखा गया, जो कि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। सीमांचल में जिस तेजी से मुसलमानों की संख्या बढ़ी, जिस तरह से सीमांचल में मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है, इस इलाके में एम यानी कि मुस्लिम फैक्टर
कितना मजबूत है, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM सीमांचल में 5 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि सीमांचल लंबे वक्त से आरजेडी का गढ़ रहा। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि सीमांचल में एक फैक्टर कितना प्रभावशाली हो चुका है और बदलते वक्त के साथ कैसे यहां की डेमोग्राफी भी बदलती रही। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग SIR के जरिए उन वोटरों की पहचान करने की कोशिश कर रहा है जो अवैध तरीके से न सिर्फ बिहार में रह रहे हैं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर उसे प्रभावित भी कर रहे हैं। ऐसे में एक जो सबके जहन में आ रहा है कि आखिर चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग SIR क्यों करवा रहा है, तो जरा वो भी जान लीजिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए नागरिकों जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान का सबूत देना होगा। जो लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान और अपने माता पिता में से किसी एक की जन्मतिथि और जन्मस्थान का सबूत देना होगा। इसके अलावा 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए नागरिकों को अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान और अपने माता पिता दोनों की ही जन्मतिथि और जन्मस्थान का सबूत देना होगा। बस इन्हीं सबूतों की मांग को लेकर सारा विवाद खड़ा हो गया है कि इतनी जल्दी ये सबूत कहां से लेकर आए। खासकर विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने तर्क दिया है कि आयोग के मुताबिक 2003 के बाद बीते 22 साल में तेजी से शहरीकरण हुआ है, यानी गांव से लोग शहरों में गए हैं। प्रवास काफी तेज हुआ है। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में गए हैं, दूसरे राज्यों के लोग बिहार आए हैं। कई नागरिक 18 साल पूरा करने के बाद नए मतदाता बने हैं। कई मतदाताओं की मृत्यु की जानकारी अपडेट नहीं हुई है। सबसे अहम ये है कि मतदाता सूची में दूसरे देशों से आए अवैध अप्रवासियों को भी अलग किया जाना जरूरी है। कटिहार जिले में मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्य संतोषजनक होने की दावा किया जा रहा है और जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी इस कार्य को लेकर नज़र बनाए हुए हैं ताकि जो आंकड़ा है उसमें रोजाना सुधार हो और ये जो एक टारगेट दिया गया है उसको बेहतर ढंग से संपन्न किया जा सके। चुनाव से पहले SIR कराने का मकसद साफ है कि चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से करवाया जा सके, ताकि फर्जी वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए, फर्जी आधार कार्ड के आधार पर रह रहे लोगों की पहचान हो सके, चुनाव की प्रक्रिया में बाहरी लोग शामिल न हो, मतदान के नाम पर अवैध और फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। चुनाव आयोग का मकसद सिर्फ फर्जी वोटरों की पहचान करना है, क्योंकि कई बार ये सवाल उठे हैं कि बिहार में खासकर सीमांचल के इलाके में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, जिससे यहाँ पर मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, जो कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि SIR से किसे दिक्कत होगी। SIR से फर्जी वोटरों को दिक्कत होगी, अवैध घुसपैठ कर आए लोगों की पहचान होगी, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों की पहचान होगी। यानी कि SIR से सिर्फ उन्हीं लोगों को दिक्कत होगी जो कि अवैध तरीके से बिहार में न सिर्फ रह रहे हैं बल्कि चुनाव में हिस्सा भी ले रहे हैं। और सीमांचल में फर्जी वोटरों और अवैध घुसपैठियों का मुद्दा कोई नया नहीं है। पहले भी आरोप लगते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में घुसपैठिए मौजूद हैं जो कि फर्जी वोटर बनकर वोट देते हैं। पूर्णिया में गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। शुरुआती दिनों में तो यह गति धीमी थी, लेकिन अब तेज़ी से काम चल रहा है। ये भी शिकायत है कि BLO एक ही जगह फॉर्म एकत्र कर रहे हैं और तो कहीं डोर टू डोर जाकर BLO लोगों से फॉर्म ले रहे हैं और ऐसे में कई तरह की त्रुटियां भी नज़र आ रही है। कई जगह ऐसा है कि कुछ लोगों का देहांत हो चुका है, वैसे लोगों का नाम छट रहा है। इसके अलावा कई लोगों का ऐसा भी है कि 2 जगह नाम है, किसी का गांव में भी नाम है, शहर में भी नाम है, ऐसे लोगों का नाम भी छट रहा है। मुसलमान बिहार की पॉलिटिक्स में कितने प्रभावशाली हैं और पाटलिपुत्र की सत्ता तक पहुंचने में कितने मददगार साबित हो सकते हैं, ये समझने के लिए आपको बिहार और सीमांचल के इलाके में मुस्लिम की आबादी का फैक्टर समझना होगा। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट है। बिहार में 17% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बिहार की 47 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है।
सीमांचल की 24 में से 23 सीट पर मुस्लिम वोटर 50% के करीब हैं। यानी कि सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाता ही जीत और हार तय करते हैं, जबकि बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता काफी प्रभावशाली हैं। यानी कि अगर मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर किसी पार्टी को वोट करते हैं तो उनकी जीत की राह काफी आसान हो जाती है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को अगर देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 21% मुस्लिम का वोट मिला था, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 60% मुस्लिम वोट मिले। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को सिर्फ 8% मुस्लिम वोट मिले, जबकि 78% मुस्लिम वोटरों ने महागठबंधन को वोट किया। 2019 में बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिले, जबकि आरजेडी और कांग्रेस को 77% मुस्लिम वोट मिले। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए को सिर्फ 5% वोट मिले, जबकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को 77% से भी ज्यादा मुस्लिम वोट मिले। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को सिर्फ 12% मुस्लिमों ने वोट किया, जबकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को एक तरफा 87% मुसलमानों ने वोट दिया। बिहार के मुस्लिम वोटरों का वोटिंग पैटर्न कभी एक जैसा नहीं रहा, समय समय पर उसमें बदलाव भी आया है। बिहार के मुस्लिम वोटर कब कब किसे वोट करते आए हैं, उसके लिए कुछ पुराने इतिहास को समझना, वोटिंग पैटर्न को समझना होगा। देश की आजादी के बाद मुसलमान कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। बिहार में 1970 तक मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। 1971 के बाद मुसलमानों की पॉलिटिक्स में बदलाव शुरू हो गया। 1977 में मुस्लिमों ने कांग्रेस की जगह जनता पार्टी को वोट किया। साल 1980 में मुस्लिमों ने फिर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई। 1990 में मुस्लिम वोटर फिर से कांग्रेस से छिटक गए। 1990 से मुस्लिम वोटर आरजेडी के लिए वोट करते आ रहे हैं। 1990 के बाद लालू प्रसाद यादव ने एमवाई का ऐसा समीकरण बनाया कि उसके बाद से मुस्लिम वोटर आरजेडी के कोर वोट बैंक हो गए। हालांकि इसके बावजूद मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा वर्ग आरजेडी से छिटकता रहा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव पर ही अगर नजर डालें तो 2020 में मुस्लिम वोटरों ने खुलकर महागठबंधन को वोट किया। 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 77% मुसलमानों ने वोट किया। 11% वोट ओवैसी की पार्टी काटने में कामयाब रही। बाकी के 12% वोट जेडीयू, बीजेपी और अन्य दलों को मिला। बिहार के मुस्लिम वोटर सभी पार्टियों को वोट करते आए हैं, भले ही किसी को कम तो किसी को ज्यादा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर निर्वाचन आयोग के मतदाता पुनरीक्षण पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं? क्योंकि इससे उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा जो कि बिहार के रहने वाले हैं। इससे सिर्फ उन लोगों की पहचान होगी जो बिहार के नहीं है या फिर अवैध तरीके से बिहार में रहकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दोपहर विशेष में अब बात खेती की होगी, किसानी और तकनीक की करेंगे। देश में हर रोज कृषि के क्षेत्र में नए नए बदलाव हो रहे हैं। कृषि के विकास और किसानों की भलाई के लिए देश के कृषि वैज्ञानिक हर रोज नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे हैं। कृषि की नई तकनीकें ढूंढी जाती हैं और इसका फायदा छोटे किसानों को भी हो रहा है। वो इसका काफी फायदा उठा रहे हैं और तकनीक किसानों के लिए वरदान कैसे साबित हो रहा है ये आपको दिखाएंगे। हजारीबाग से ये खबर है जहां पर खेती को कैसे हाईटेक किया जा रहा है। एक किसान की ये पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। तकनीक का कमाल, किसान मालामाल। हजारीबाग खेती के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है। यहाँ के किसान अब खेती में नई नई तकनीक ला रहे हैं। कम पूंजी और मेहनत में अच्छी खेती हो सके, इसे लेकर हजारीबाग जिले के नगड़ी गांव के अनपढ़ किसान राजेंद्र टुडू ने खेती का नया ट्रिक अपनाया है। किसान टमाटर की खेती के क्षेत्र में नए तकनीक की मदद से खेती को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि बरसात के मौसम में भी टमाटर की खेती कर सके, क्योंकि हजारीबाग टमाटर की खेती के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। यहाँ एक मौसम में करोड़ों रुपए के टमाटर का कारोबार होता है। हाल के दिनों में टमाटर की खेती में किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अत्यधिक पानी के कारण खेती खराब हो रही थी, तो दूसरी ओर कीड़ा के कारण फसल भी बर्बाद हो रहा था।
इसे देखते हुए चुरचू प्रखंड के नगड़ी गांव के राजेंद्र टुडू ने टमाटर की ग्राफ्टिंग विधि से पौधा तैयार करने का सोचा। नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और सपोर्ट संस्था ने मदद किया और राजेंद्र टुडू ने अपनी सोच को खेत में उतार दिया। राजेंद्र टुडू ने पॉली हाउस में बैगन और टमाटर का पौधा तैयार किया। इसके बाद बैगन का पौधा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके डंठल को काट दिया और टमाटर के डंठल को उस पर लगा दिया, जिससे जड़ बैगन का रहा और तना टमाटर का। राजेंद्र टुडू का कहना है कि बरसात के समय में बैगन का पौधा खूब जोर से बढ़ता है और फल देता है। ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे से टमाटर की बेहतर खेती होगी। हमारे पड़ोस में ग्राफ्टिंग हो रहा लो, तो मैं नीचे बैगन के हो और ऊपर टमाटर के, तो दुइयों के जोइन करल जाए, तो वह ग्राफ्टिंग हो गलो। और एक से ये फायदा हो कि टमाटर मर जाओ ने तो ये पौधा ना मोरे, मैंने मोरे है कम मोरा है, और ये सबके सब जिंदा हो जाए। और जिंदा होने के बाद एक में फल जैसे बिना ग्राफ्टिंग टमाटर लगो हुई है, तो वो तो 3 महीने के अंदर फल करके गाछ में मर जाए। लेकिन ये है कि जिंदा रहो या लंबा समय तक फल रहे, कम से कम 6 महीना तक फल देते रहे। इस तकनीक में टमाटर के तने को बैगन की जड़ से जोड़ा जाता है। बैगन की जड़ ज्यादा पानी सहन कर लेती है, जिससे टमाटर का पौधा बरसात में भी खराब नहीं होता। इससे 90% पौधे बच जाते हैं और ये पौधे 6 से 9 महीने तक फसल देते हैं। इसे लेकर चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कह रही है कि किसानों को ग्राफ्टिंग तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजेंद्र टुडू ने पॉली हाउस में ग्राफ्टिंग करके दूसरे किसानों के लिए पौधे तैयार करना शुरू कर दिया है। अब तक 60,000 पौधों की ग्राफ्टिंग हो चुकी है, जिनसे करीब 50 एकड़ में टमाटर की खेती की जाएगी। मार्केट भी मिल जाए कर, सस्ता से महंगा दोनों रेट मिल जाए। और मर्ज के जो 3 महीना वाला पौधा जो बिना ग्राफ्टेड वाला मर जाओ तो खत्म हो जाए एक ही बार में, तो ये लंबा समय तक ये फल हो। कितना तैयार कर ली पौधा, कितना जमीन अभी तो 60,000 गाछी तैयार कर ली हो। कितना जमीन लगे तो ये तो वही 70 एकड़ लगभग लग जाएगा। ये हमने ग्राफ्टिंग का शुरू किया है। इसका मेन उद्देश्य है 1000 परिवार तक इस साल हम लोग ग्राफ्टिंग पौधा पहुंचाएंगे। लगभग 70 एकड़ में इस पौधा लगेगा और एक किसान से 400 से 500 पौधा का प्लान है। कितना फायदा हो जाए किसानों को? 400-500 पौधा अगर लगेंगे तो किसान कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये आमदनी कर सकते हैं। इस पौधा ऐसा है, इसका जो ड्यूरेशन है लंबा होती है, कम से कम 6 से 8 महीना अगर किसान मेहनत करेंगे तो आएंगे। प्रोडक्शन जो है 10 से स्टार्ट होता है, 10 से 15 केजी तक आराम से ले सकते हैं किसान। प्रोग्राम मैनेजर अभिजीत ने बताया कि ग्राफ्टेड पौधे की कीमत सामान्य पौधों से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उत्पादन और पौधों के बेचने की दर अधिक होने के कारण ये तकनीक किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। अभी ग्राफ्टेड पौधा लगा रहे हैं तो इसमें अगर 100 लगा रहे हैं तो 95 पौधा उनका जीवित बचता है, और ये नॉर्मल जो पौधा है उससे ज़्यादा लंबा समय तक उत्पादन देता है। तो नॉर्मल पौधा यहाँ पे 1.5 से 2 किलो का करीब में उत्पादन दे रहा था। ये वही पौधा अगर ग्राफ्टेड लगाते हैं उसी खेत में तो 10 से 12 किलो 15 किलो तक का नॉर्मल उत्पादन आता है। और दोनों का अगर रेट में और उपज में देख के अगर कैलकुलेट करके देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्राफ्टेड पौधा लगाने में उनका 2 से 2.5 गुना का अधिक प्रॉफिट मिलता है। हजारीबाग का ये क्षेत्र जो टमाटर उत्पादन में भारत में तीसरा स्थान रखता है, ये तकनीक न सिर्फ किसानों के लिए वरदान साबित होगी, बल्कि ये कृषि क्षेत्र में नवाचार की एक मिसाल भी बनेगी। उम्मीद है कि इससे और भी किसान प्रेरणा लेंगे। हजारीबाग से न्यूज़ 18 के लिए श्रीशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।